तो इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी देखा है, कोई देखने वाला इस तरह हैंड रेस के लिए अगर किसी ने किया है, मुझे पता तो चले कि इस लेवल की सोच आप लोग रखते हैं। कोई भी नहीं है। इस्फहान मौजूद है इस क्लास में? इस्फहान अभी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप उसको एक्सप्लोर किया करें, देखा करें। फिर आपके पास क्या है, ट्रेसिंग वगैरह इन्होंने नबील की जो बाइट हो, तो ट्रेसिंग चल रही होती है, ये पढ़ेंगे ट्रेसिंग क्या है, डिटेल से पढ़ रहे हैं। फिर क्या है आपके पास, देखिए ट्रेसिंग के ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें ट्रेस की जाती है, उनसे रेलेवेंट चीज़ें होती है। वाइल लूप आपका चल रहा है, क्योंकि हमें पता है ना कि क्या होता है इनफाइनाइट लूप। रनर डॉट रन के अंदर क्या चल रहा होता है, रनर डॉट रन में क्या चलता है, लूप चलता है ना, ठीक है। हमने कहा रनर डॉट रन या रन स्ट्रिंग या रन एसिंग या सिंक फंक्शन, तो वो क्या चलाता है, वो चलाता है लूप। स्पैन वगैरह हमारे पास होते हैं, ये भी इसका ट्रेसिंग का पार्ट है। हैंड्स ऑफ वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें आ रही, तो ये सारी कंडीशंस हमें लिखना पड़ती है। अगर क्या नहीं बना होता, आपके पास रनर नहीं बना होता। दूसरा फंक्शन कौन सा बना दिया, ठीक है, एसिंग फंक्शन क्लास मेथड, इसी का क्लास का मेथड है, तो आप बता सकते हो कि क्लास मेथड ही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास रन, तो ये तीन ही होते हैं ना, इसके अलावा तो नहीं, तीन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन तो नहीं है ना इसमें, नहीं। अच्छा, इसी तरह ये दूसरे भी फंक्शन इन्होंने बनाए हुए, ये भी क्लास मेथड है, तो इनको भी आप एक्सप्लोर करिएगा। अंडरस्कोर रन स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, तो इसकी तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें लिखी हुई होंगी। और भी फंक्शन आ रहे हैं, रन सिंगल रन स्ट्रिंग, तो अब ये एक एक करके जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा ना, ठीक है। तो देखिए मैं से गेट सिंगल स्टेप रिजल्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स, तो कोई ना कोई आपके पास लूप चलाएंगे, चीज़ें करेंगे, तो सिंगल रिस्पॉन्स आता रहेगा। यार इनपुट गार्डवेल सेट करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हुई, और हम लोग सिर्फ, आप लोगों ने कितना सीखा, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन स्ट्रिंग और रनर डॉट रन सिंक। लेकिन बैकएंड पे क्या क्या लॉजिक है, हम कहते हैं भाई ये क्या है, लूप है। तो कभी आपने वाकई एक्सप्लोर किया, प्रूफ करो कि ये लूप, तो हमने जाके देखा वाइल लूप लगा, और वाइल लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप। अब वाइल का ट्रू रखते हैं, ये जब तक चलता रहेगा। अभी आप अगर इसको दोबारा से देखें, रन स्ट्रिंग या रन का फंक्शन अगर आप देखें, तो यहाँ पे हम देखते हैं लूप कहाँ से स्टार्ट हो गया, वाइल का क्या लगा है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट, ये चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि मैक्स टर्न यानी 10 दफ़ा ट्राई ना करें। आप मैक्स टर्न की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंटेशन थी यानी कोड मैंने ओपन खोला था, मैक्स टर्न वहाँ जाके चेंज कर तो भी चेंज हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप एज अ रन टाइम पे पैरामीटर पास कर तो भी क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि आप लोग का ये लेवल नहीं आया कि आप इस कोड को गो थ्रू आप कर सकते हैं, आपको एडवांस पाइथन आता है। डेटा क्लास हमने पढ़ी थी, क्लास मेथड हमने पढ़े थे, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है। तो अब अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती ना, जैसे क्या है @क्लास मेथड, आप जाके सर्च करो तो @क्लास मेथड काम क्या करता है। क्या है डेकोरेटिव, तो हमें डेकोरेटिव का पता था। अच्छा, फिर क्या करता है, ये सारी चीज़ें आप लाजमी इसको स्टडी करें। सेल्फ की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह क्लास मेथड के पास। इसका पुराना तरीका अगर होता तो हम किस तरह बनाते हैं, इस तरीके से। तो डेटा क्लासेस वगैरह जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं उनसे हम जब चीज़ें बनाते हैं
तो इसने बाय डिफॉल्ट जो चीज़ होती है बहुत सारी चीज़ें ये खुद ब खुद बना देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको देखेंगे इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और पुराने और नए तरीके में क्या फ़ायदा। कंपैरिजन खुद करवाइएगा। वैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया, नहीं किया तो आप लोग फाइंड करें। जेनरिक क्लासेस आपको आना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सेकंड चीज़ जो आना चाहिए डेटा क्लासेस आना चाहिए और क्लास मैट्रिक्स वगैरह। तो ये तकरीबन आपके अपने एजेंट एचटीके कोड में इस्तेमाल। आपको कोई भी चीज़ आप देखिए गो थ्रू करते जा रहे हैं कोड को, तो जब आप गो थ्रू करते हुए आ रहे हैं आप एक एक चीज़ देखिए कि ये ठीक है, ये तो क्लास से समझ आ रही है। यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ ये भी समझ आ रहा है। अब इन्होंने एडेड क्लास मैट्रिक्स लगा दिया तो डेकोरेटर होता है, ये तो हमें पहचान। लेकिन ये डेकोरेटर क्या करते हैं, देखिए सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, तो उसे पढ़ा कर समझा कर, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें भी आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें। ऑलरेडी हमने ऑनलाइन क्लास जैसे ही हमने अपने एजेंट एचटीके स्टार्ट किया था पहली क्लास, उस क्लास के अंदर हमने जेनरिक क्लास, डेटा क्लासेस, क्लास मेथड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी दोबारा से। तो आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू लाजमी करें। पहली क्लास जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी पहली क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम है और एक चीज़ डिस्कस की हुई है, रिकॉर्डेड भी मौजूद है, तो उसको लाजमी जाके आप देखें। कहाँ पे देखेंगे? यूट्यूब के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में आके ओपन एजेंट एचटीके और इसकी पहली क्लास, ठीक है, ढूंढ लेंगे ना, ठीक। अच्छा मैं इसे बता के छोड़ सकता है लेकिन दिखाना पर्पस यही है कि अक्सर लोग उनको याद ही नहीं होता कि कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सबको पता है ना कि आपको यूट्यूब चैनल भी है, ओके। और हमारे गिटहब की रेपो भी है, क्या नाम है उसका? पैनावर्सिटी। और उसके अंदर कौन सी रेपो है? अच्छा, अब मुझे बताएं कितने लोगों ने इसको स्टार्ट किया? 3। अच्छा चले माशाल्लाह 5 to 10% लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसको आप पहले फुर्सत में स्टार्ट में दें और दूसरा क्या करें, इसको वॉच पे भी लगाएं। तो दोनों से फ़ायदा क्या होगा? देखिए इस वक्त अगर आप ट्रेंडिंग में देखें तो हमारी ये जो रैपो है बहुत ज़्यादा गिटहब की ट्रेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग में आने की वजह कि जो भी एचएनटीके है इसे वैल्यूएबल चीज़ों को सर्च कर रहा है और उसको ये दिखा रहा है। तो जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट पता चलती है। तो आप लोग क्लास में जब इतनी मेहनत करिए आप लोगों के लिए कि रैपो बनने में 3 से 4 साल लगे, तो कंटेंट जो है मैं भी आपके 2 साल पुराना होगा, यानी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मेहनत की वो 3 से 4 साल की। बेटा आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अच्छा अभी वो आपके लेवल नहीं आया ना, पहले तो बनी हुई चीज़ जो आपको दी है आप उसको चलाना ही सीख लें, वही काफ़ी। और जब आप उसको बनाना सीख लेते हैं, चलाना सीख लेते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करें। स्केच से नहीं बनी हुई चीज़ें आप उसको एक्सप्लोर करोगे, कोडिंग क्या करेंगे। अब इसकी एक एक कोडिंग, एक एक डॉक्यूमेंटेशन, ये भी जो टेक्स्ट है ये डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। जब आप इसकी पैनावर्सिटी बल्कि ओपन एआई के एचटीके पे आते हैं ना, ओपन ये आ रहा है। कौन सी क्लास थी दोस्तों? हम कौन सी क्लास को एक्सप्लोर कर रहे थे? हम रनर की क्लास। रनर क्या है? रनिंग एजेंट। इसके अंदर कौन सी थी? रन को या किसी को भी हम देख रहे थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, ये देखें रन का फंक्शन। अच्छा रन के फंक्शन में लिखा रन अ वर्क फ्लो, तो यहाँ पे हम आते हैं रन के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? रन अ
वर्क फ्लो। पॉइंट नंबर 1 2 3 ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इतनी डॉक स्ट्रिंग, और इसी डॉक स्ट्रिंग को इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। एक एक पैरामीटर जो इसमें दिया हुआ है ये खुद ब खुद वहां से वो पैरामीटर उठा लेता है। ये आपकी चीजें कहलाती हैं जो कि आपके कोड से डॉक्यूमेंटेशन लिखती है। हम जो पाइडॉक्स पढ़ते हैं ना, तो पाइडॉक्स करने का क्या फायदा हुआ कि हम जब अपना कोड करते हैं उसी रेपो को जब .io के अंदर चेंज करते हैं, उस कोड का सिग्नेचर, उस कोड के डॉक स्ट्रिंग खुद ब खुद हेडिंग, पैरामीटर, टेबल, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी जिंदगी कितनी आसान हो गई कि जस्ट आप अपना प्योर कोड कर और उस कोड से क्या जनरेट हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन। ये चीज कितने लोगों को पता था कि हम पाइथन की जो कोडिंग करते हैं वो कोडिंग खुद ब खुद HTML के या मार्कडाउन के कोड में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज कितने लोगों को पता थी? किसी को नहीं पता? पता होना चाहिए। ठीक है, अब तो पता चल गया ना। ठीक है, तो मैं बोला कितने लोगों को पता है? मैंने ये बोला था पता था, तो पता चल गया था, सारे एंट्रेस कर सकते थे, लेकिन ईमानदारी से मैंने पास की बात की थी। तो वर्डिंग पर ध्यान दिया जाए तो मैंने करंट की बात की, कितने लोगों को पता है, बताने के बाद तो 100% को पता चल गया। लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखें तो मैंने पास में ही पूछा। ठीक है, अब कितने लोगों को पता है? बाय द वे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी खुद जनरेट हो जाए। अच्छा, ये बताने का पर्पस क्या है? आगे जाके जब हम अपनी कोडिंग करेंगे, अपने फ्रेमवर्क बनाएंगे, अपने ओपन सोर्स पर नई चीज़ें बनाएंगे, या अपनी कम्युनिटी के लिए या अपनी कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे, हमें स्टैंडर्ड पे काम करना। और जब हम स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, लाइक सारी की सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन, डॉक स्ट्रिंग करते हुए, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम अपने कोड को डॉक्यूमेंटेशन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? नए आने वाले डेवलपर को हम कहेंगे कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन इसको पढ़ो, समझ लो, हर चीज़ तो लिखी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो ये पाइडॉक्स लिखते हो ट्रिपल कोटेशन में, इससे क्या फ़ायदा होता है? आप बताएं, इससे क्या फ़ायदा होता है? इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑटो जनरेट होगी। ठीक है, ये पूरी जो आप रेपो देख रहे हो ना, ये आपकी जो HTML की कोडिंग है, उसी कोडिंग को उठा के उन्होंने कन्वर्ट किया। तो कितनी जिंदगी आसान है। एक तो आपको पता है readme.md की फाइल हम बनाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन नजर आती है। तो ये readme.md की फाइल्स भी उठाते हैं, उसकी नेविगेशन देखिए ना, लेफ्ट साइड के ऊपर भी मेन्यू बार आ रहा होगा, राइट साइड पे भी आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, देखें, लेफ्ट पे भी आ रहा है और राइट पे भी आ रहा है। तो ये खुद ब खुद बना देते हैं सारी चीज़, हेडिंग, सब मेन्यू बार। आहिस्ता आहिस्ता ये आप खुद से सीखिए, इतनी मेहनत वाला काम नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की है, readme.md में चीज़ें सेट करनी है, उसके बाद खुद ब खुद .io की क्या होती है आपकी गिट रेपो से एक HTML मार्कअप टाइप चीज़ आपको बना देता है। तो उससे आपकी उस रेपो को स्टडी करना आसान हो जाता है। तो सेम रेपो है, रेपो का नाम क्या है? OpenHMSD। उसी को उठा के इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? .io लगा के किस में कन्वर्ट हो गया? डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पता कैसे होगी? आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सप्लोर करें। अच्छा, लेवल 1 आपने सेट करना है कि जो भी फंक्शनैलिटी फ्रेमवर्क आप सीख रहे हैं उसका एक एक फंक्शन पता हो। दूसरा लेवल, अच्छा, या तो आप इस लेवल पे आ जाएंगे सिंक्रोनाइज होके हाथों हाथ कोड भी सीखें, और यानी इसकी फंक्शनैलिटी 3 फंक्शन तो होगी, फंक्शन हमने देखी, रन स्ट्रिंग और रन सिंक। लेकिन वो फंक्शन क्या काम करते हैं उसके ऊपर क्लिक करके देखा करें। जब आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे आप गूगल कॉलेज पे इंपोर्ट करें, तो उसके ऊपर जाके जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है? कंट्रोल के साथ किसी भी क्लास, फंक्शन, किसी भी चीज़ पर क्लिक करें कंट्रोल के साथ, तो आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो उसका सोर्स कोड खुल जाता है। तो सोर्स कोड भी कभी कभार देख लिया, वैसे तो हर दफ़ा देखें,
लेकिन देखा करें, आदत तो बनाए। शोएब भाई, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें देखिए बात ये है कि ओपनिंग एजेंट और दूसरा होता है आपके पास रनर क्लास, यानी एजेंट लूप। अभी जो एजेंट लूप है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपसे स्टार्टिंग एजेंट का नाम लेता है और यूजर का इनपुट। आपका जो भी एजेंट होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। तो दो चीजें ये निकाल लेता है, पहली चीज स्टार्टिंग एजेंट से इंस्ट्रक्शंस, और रन टाइम पे जो आपका यूजर इनपुट आप रनर के अंदर ही जो देते हैं, इनपुट इज इक्वल टू वो इनपुट, वो लिस्ट भी हो सकता है और वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद एजेंट आपके पास है लूप ऑर्केस्ट्रेटर। अच्छा, लूप ऑर्केस्ट्रेटर यानी ये रिस्पॉन्सिबल है जब आप रन या उसका फंक्शन चला रहे हैं। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब है सारी कंडीशंस जो है ना दोस्तों, रनर की या अगर मैं बात करूं, ये रनर की क्लास थी, तो आप देखें हमारे पास जैसे ही मैं फंक्शन चलाता हूँ रन का फंक्शन जैसे ही चलता है, यहाँ क्या लगी हुई है कंडीशन, कि अगर हुक की वैल्यू नहीं है तो हुक की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? आपके पास इन्होंने जेनरिक क्लास बनाए हुए हैं कि रन हुक, यानी आपका जब कोड चलता है तो वापसी रिस्पॉन्स आप पर्टिकुलर चीज़ों पे भेज सकते हैं या पर्टिकुलर इवेंट आप सेट कर सकते हैं। हुक भी हम देखेंगे। उसकी रन की कॉन्फ़िग अगर ना हो, आपने अगर वैल्यू नहीं दी पैरामीटर में, अगर उसकी नन वैल्यू होती तो वो क्या कर देता है, रन कॉन्फ़िग इनिशियलाइज कर देता, ऑब्जेक्ट बना देता। तो या तो आप रन कॉन्फ़िग खुद पास कर दो, याद है रन कॉन्फ़िग जो है जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन भेजते हैं कि कौन सा मॉडल चलेगा। हमने किए ना गूगल जेमिनी के लिए, जब हम कोड कर रहे हैं, हम जब गूगल जेमिनी के लिए ओपन एजेंट एसडीके, और अगर इसमें हम आते हैं क्लाउड फर्स्ट 01 और इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड ओपन एजेंट एसडीके कोई सा भी कोड देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आपको पता हो कि बैकएंड पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें, आपने जब क्लाइंट बनाया था, ये बनाया ना क्लाइंट, ये देखिए कितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन की, क्या बनाया, रन कॉन्फ़िग की क्लास में पास किया, ऑब्जेक्ट कहाँ पास किया है, अगर हम जूम करके देखिए ये जा रहा है, रन कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने बताया गूगल जेमिनी का मॉडल और क्या है उसकी एपीआई कीज वगैरह, ट्रेसिंग तो क्या किया हुआ है, डिसेबल। तो अब आपको यहाँ से चीज़ पता चल रही है कि अगर मैं नहीं पास करता तो रन कॉन्फ़िग बाय डिफॉल्ट किसकी होती है, ओपन एआई की। तो वो जो चैट कंप्लीशन वाला कोड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखें मॉडल के नाम बाय डिफॉल्ट, या फिर क्या होगा, मॉडल प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट वैल्यू किसकी है, ओपन एआई की। तो अब सब चीज़ें आपको मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको कोड को टेस्ट करने का तरीका होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सप्लोर करते जाएंगे। ओके, तो अगर आप इसको गो थ्रू करने वाले बन गए ना दोस्तों, यकीन जानिए बहुत कुछ आप बहुत आसानी से कर। तो आप लोग सब कोड को देखते हैं एजेंट लूप। तो अब एजेंट लूप अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मुझे बताओ ये रनर की क्लास में जो भी काम हो रहा है क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, तो आप रनर लूप को बहुत आसानी से लोगों को बता सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। काम है इम्पोर्ट वाला पार्ट, रनर था ना, चीज़ें भी माशाल्लाह इतनी सारी करी हैं ये, तो क्या आपके पास था। ओके, तो यहाँ से आप चीज़ों को फाइंड करते चले। रन कॉन्फ़िग के अंदर ये आपके पास ओके, वो लूप वगैरह वो सारी चीज़ आप क्या करते जाएंगे दोस्तों, एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये रन कॉन्फ़िग, इसमें हम क्या पढ़ लेते हैं, इसमें हैंड्स ऑन, क्या बात है, सारी डॉक्यूमेंटेशन में देखिए। तो आपके पास ये एजेंट, ये रनर और हम जिसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सप्लोर आप लोग किया करें लास्ट में। तो मैं बनाऊँ सारी चीज़ें बंद करके फिर दोबारा मैं इसको ओपन करूँ, ये रनर की क्लास। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ सेट की, ट्रेसिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी।
ट्रेसिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है, वो इन्फॉर्मेशन देनी ताकि कहाँ पे चली जाए ट्रेसिंग। अच्छा, ट्रेसिंग भी कब चलती है, उन्होंने कंडीशन लगाई होगी ना। तो आपकी विद ट्रेस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, वर्कफ्लो का नाम, ट्रेसिंग आईडी, ग्रुप आईडी, मेटा डेटा और क्या आपके पास डिसेबल। तो अगर आपने रन कॉन्फ़िग में जो आपने देखा था ना कोड के अंदर, आपने यहाँ ट्रेसिंग क्या की हुई है, ट्रू की हुई है या डिसेबल, आपने डिसेबल को ट्रू किया हुआ, इसका मतलब नहीं चलना चाहिए। तो अगर आपने इसको ट्रू एंड फॉल्स, ये जब चलेगा जब ये क्या होगा, डिसेबल क्या होगा, फॉल्स। ट्रेसिंग का ब्लॉक कब चलेगा, जब ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने पूरी कंडीशन इफ एल्स वगैरह लिखी होगी और सारी चीज़ें आप देखें। तो आपने ये चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। अल्लाह करे मैं सब आपको गाइड कर रहा हूँ कि यार अगर आपको दुनिया का बेस्ट डेवलपर बनना है तो इस स्ट्रेटजी के साथ चलें। नॉर्मल डेवलपर बनना है तो भाई आपने सिर्फ रन का फंक्शन ही सीख लिया, आप बोल सकते हो अपनी एच की आती, ठीक है, हेलो वर्ल्ड भी आपने ले लिया, आप बोल सकते हो आपको आता, लेकिन आना, चीज़ को समझना, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना, फिर आपको वाकई आना। मैं आपसे आपको कोई भी चीज़ आपके एग्जाम में जैसे भी होने वाला है, नेक्स्ट 2 वीक के अंदर हम अपने एजेंट एसडीवी का टेस्ट लेने वाले हैं। अब जब हम आपसे टेस्ट लेंगे उसमें पता चलेगा ना कि कितना आपका आता है। तो इसी तरह के सवाल हों, कब ईद कब आ रही है, किस तारीख को, 7 तारीख, तो बहुत दूर है यार, 2 वीक यानी ईद पे 2 वीक के यानी 31 तक ले लेंगे मेरा ख्याल, ले लेना चाहिए ईद से पहले, ताकि आप लोग की ईद खराब, आपको टेंशन ना हो, ठीक है, कि ईद के बाद आके आपको टेस्ट देना है एग्जाम में ना, पहले ले लेंगे, टेंशन फ्री कर देंगे आपको। आप लोग का बस चल रहा है तो टेस्ट ही ना है। ओके, जब होगा टेंशन छोड़ दें, करंट वक्त को जीना सीखें, वरना टेंशन में रहेंगे। जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर टेंशन लेना और आने वाली चीज़ों पर टेंशन लेना, करंट चीज़ यानी जो आपका वक्त है आप उसमें है ही नहीं। तो आप कोई भी चीज़, अगर आप अपने करंट टाइम को अच्छा करते हैं, ज़िंदगी का हर लम्हा आपका अच्छा होता है, तो करंट टाइम के ऊपर ध्यान दिया करें। किसी ने ऐसा क्यों करा, वो तो आपके हाथ में ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो भी आपके हाथ में नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो भाई वो तो अल्लाह ताला ने सोचा हुआ आपके लिए। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर आप लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं, और जो चीज़ें हाथ में हैं वो करते नहीं। कि अगर आप उस कोड को देख के आए, इस डायग्राम के अंदर आप 10 गलतियां भी निकालते हैं, इस डायग्राम में 10 गलतियां भी आप निकाल पाएंगे। साइंस में तो यही कॉम्पोनेंट भी है, इन चीज़ों में भी काम होगा। तो सब चीज़ें कब होगी, जब आप इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, मैं अगर इसको कहूँ, मैं आपको सब चीज़ें सिखा, यहाँ पे मैं आता हूँ, फोर 4.5 सबसे बेस्ट कौन सा है, जो भी है देख लेते हैं। देखते हैं क्या करता है। जो 3 मेहनत से बैठ के हमने डायग्राम बनाए, अगर ये यूएमएल डायग्राम कोई मुझे बना के दे दे, देखी करके कोड का स्टडी करके, तो ज़िंदगी आसान होगी। तो अब ज़रा सोचें कि पढ़ाने का तरीका कितना चेंज हो जाएगा, कि हर टीचर ने यूएमएल डायग्राम ड्रॉ करवानी, काम अलग अलग बन जाए। इसको भी बोलते हैं, दूसरा किसको बोलते हैं, ड्रॉप। जितना ड्रॉप पे भी हमें भी काम किया है ना, अब कोई सॉफ्टवेयर का कोड हमें बताना पड़ेगा, इसने बना दिए, किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे हमें क्या करना होगी, प्लेस करना होगी, फ्लो डायग्राम में चाहिए।
अभी खुद ही चलाए, खुद ही काम करे, कुछ तो हो रहा है। आजकल मैं सारी चीज़ें इसी से करवा रहा हूँ ब्लॉग से। इसने भी कुछ तो बनाया, देखा सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा है, उसमें जाएंगे बोला कॉपी पेस्ट करो। चलो भाई आप लोग ट्राई करिएगा, बना के आप लोग दिखाएं। तो कहने का मकसद ये कि कोई भी कोड कॉम्प्लेक्स आइडिया चीज़ें हैं, आप उसको विजुअलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। आप देखिए ना इन्होंने क्या किया है, अलग अलग क्या बनाए, एक्टर्स और डेटा क्लास है कॉन्फ़िग की। फिर हमारे पास क्या होती है, रनर। रनर के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, रन, रन सिंग और क्या है, रन स्ट्रिंग। और ये सारी आउटपुट जो देते हैं कौन सी क्लास देते हैं, रन रिजल्ट स्ट्रिंग। हमारा मेथड आया इंडिविजुअल तौर के ऊपर। उसके बाद यूजर से क्या मिलता है दोस्तों, इंस्टेंस यानी यूजर का इनपुट आता है। और यूजर जो है क्या चीज सेट करता है सबसे पहले, एजेंट। तो एजेंट के अंदर एक ही चीजें होती हैं, गार्डियन दिस कितनी सारी चीजें आती हैं। तब इसकी अब उसको आप बनेंगे और खूबसूरत बनाएं, चीज़ें करें। तो इसने आपको बताया है कि आप पर्टिकुलरली आपके पास सॉफ्टवेयर इनके ऊपर जाएं और जो भी वो आपके पास चीज़ें आ रही हैं क्या करते हैं, ट्राई कर लो। तो इन वेबसाइट के ऊपर जाके अभी आप लोग करिएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अब सारी चीज़ें अगर सभी नहीं करवाता हुआ तो करने वाली चीज़ उसके ऊपर नहीं आ पाएंगे। ओके, तो कोड आपको गो थ्रू करना आना चाहिए। क्या होता है, हम स्टार्टिंग एजेंट देते हैं, दूसरा क्या होता है यूजर का इनपुट देते हैं। ये दोनों चीजें आपके जो लूप चल रहा है, इन लूप की कंडीशन को उसको ऑर्केस्ट्रेटर में देता है। इसमें कंडीशंस हैं, तो आपने उसको क्या कह दिया, ऑर्केस्ट्रेटर, जो कि कंडीशनल बेस्ड डिसीजन ले रहा है। वो कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही आपके पास इनपुट और स्टार्टिंग एजेंट आता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको दोस्तों, वॉचिंग फॉर दिस। रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, डिसीजन फाइनल आउटपुट, तो रिक्वेस्ट। अच्छा रिक्वेस्ट यहाँ पे कैसे देंगे, ओके। तो ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट को क्या करता है, रिकास्ट भी करता है। बाजू पर उसको लगता है तो एलएलएम बेस्ड भी है, तो आपकी वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी करता है, सिस्टम इंस्टीट्यूट आता है, स्कीमा, तीनों चारों चीज़ें देता है। और जो भी आपकी अगर चैट हिस्ट्री वगैरह है वो सारी उठा के यहाँ मैसेज है जिसमें सिस्टम यूजर टूल स्कीमा है, ये तीनों चीज़ें। या फिर मैसेज आपके पास क्या होता है, टूल मैसेज। टूल मैसेज वो बात है, तो ये तीन चीज़ें या चार चीज़ें जो है वो किस में जाती हैं आपके पास, एलएलएम के पास। एलएलएम हमें दो तरह का रिस्पांस देता है, या तो वो टूल कॉल करने के कहता है यानी टूल मैसेज, या फिर वो हमें क्या कहता है, फाइनल आउटपुट। तो एलएलएम मॉडल जो है हमें दो तरह के रिस्पांस देता है। रिस्पांस नंबर 1 ये है, रिस्पांस नंबर 2 का है, ये आपके पास क्या है, फाइनल आउटपुट, और मैसेज आपको ये कॉल मीन्स इसको अभी हम अपडेट और कर रहे हैं, ठीक है। दो तरह के आउटपुट देता है, तो जितना इसको हम अच्छा बनाते हैं, तो अभी ने बनाने की कोशिश करी और इसको हम इम्प्रूव और करवाते हैं, ठीक है, इसको इम्प्रूव करवाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह विजुअलाइज क्लास में करवाया गया है, ओके। आप लोग अब क्या करेंगे, ये डायग्राम किससे बनवाएंगे, जो भी हमारे पास ग्रॉक या फिर गूगल जिमनाई स्टूडियो को भी देख लेते हैं, या स्टूडियो जो इंपोर्ट किया हुआ था वहाँ गए, पूरे कोड को क्या किया, कॉपी, और वहाँ जाके पेस्ट कर, तो आप उसको वो डायग्राम बनाए। अच्छा जी, तो ये चीज़ें हमारे पास एसिक आईओ जो है उसके लिए हम एक उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे एसिक आईओ चल सके। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया नेस्ट एसिक आईओ। तो अगर आपको कोलैब के अंदर कुछ चलाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्ट एसिक आईओ, और नेस्ट एसिक आईओ हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो कि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं।
सबसे पहले आ रहा है फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस्ड मॉडल। पाइडेंटिक का किस किस को पता है? पाइडेंटिक का किसी को नहीं पता? बेसिकली जहाँ पे आपको एक डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपकी टाइप चेकिंग की बात होती है। देखिए कुछ टाइप तो वो हैं जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसमें स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, तो ये डिफरेंट टाइप की हमारे डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम कोई अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहें जिसके अंदर हम कहें कि फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, दिस इज द नेम, तो ये हमने क्या करते हैं, नेम का एक स्ट्रक्चर बता देते हैं। ठीक है, तो अब हमने अगर इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है और इसको हमने वैलिडेट करना है या हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और हम इसी तरह इसको जो है अपनी टाइप चेकिंग में यूज करना चाह रहे हैं और ऑटो कंप्लीशन में यूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइडेंटिक। तो पाइडेंटिक बेसिकली हमें हेल्प करता है टाइप चेकिंग के लिए और टाइप इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कस्टमाइज टाइप इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि हम खुद बना रहे होते हैं, जिसमें हम इनपुट की टाइप इनपुट की बता देते हैं टाइप कि हमें जो इनपुट चाहिए वो बेसिकली उसके अंदर यही चीज़ें होनी चाहिए, या हमारे पास इतने वेरिएबल्स हमें बंच ऑफ वेरिएबल्स को मिला के हमने अपनी टाइप बनानी है, हमने कस्टमाइज टाइप बनानी है। तो बेसिकली उसकी क्या है, वो फिर स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग करता है कि आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तो मेरे लिए इनपुट एक्सेप्टेबल है, या ये पैरामीटर एक्सेप्टेबल तब है जब मेरे पास ये 4 टाइप की जो है इनपुट्स आएंगी और उनमें से भी पहली स्ट्रिंग होगी, दूसरी इंटीजर होगी, तीसरी स्ट्रिंग होगी एंड सो ऑन। तो हम अपनी टाइप की टाइप से बताना चाह रहे होते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो हम आइडेंटिटी को बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, तो हम पाइडेंटिक में से हमने बेस मॉडल यूज कर लिया। उसके बाद एजेंट की बारी आती है, तो एजेंट्स में हम देखते हैं कि एजेंट में हम और क्या क्या चीज़ें यूज करने वाले हैं, क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो एजेंट्स के अंदर से हमने क्या इंपोर्ट किया, पहले तो एजेंट इंपोर्ट किया, हम पहले भी कर रहे थे। उसके बाद एजेंट के बाद ये चीज़ें जो हम पहले भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आगे नीचे आ जाए तो रनर हम पहले भी यूज कर रहे थे। ये 2 चीज़ें हम देखिए कि हमने ये 2 चीज़ें पहले भी यूज कर रहे थे। तीसरी चीज़ क्या है, एसिक ओपन एआई, ये हम पहले यूज कर रहे थे। ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, ये भी हम पहले यूज कर रहे थे, और रन कॉन्फ्लिक्ट ये भी हम यूज कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे आप लोग फेमिलियर हैं, जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ चीज़ें जो कि अभी हमारे पास नहीं है। उसमें सबसे पहले क्या है, गार्डियन फंक्शन आउटपुट, ये हमारे पास एक नई इनपुट है। उसके बाद हमारे पास है इनपुट गार्डियन रिक्वायर्ड ट्रिगर। ठीक है, ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब हम इनपुट को चेक कर रहे हैं कि इनपुट एज पर आर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो वो बेसिकली हमें कहाँ से पता चलता है, ये जो आपके पास गार्डियन इनपुट रिक्वायर्ड ट्रिगर जो है, ये बेसिकली इनपुट के ऊपर हम इसको देख रहे होते हैं, और आउटपुट गार्डियन रिक्वायर्ड ट्रिगर जो है ये आउटपुट के ऊपर ये एक्सेप्शन रेज हो रही होती है, रेज कर रहा होता है, जिससे हम ये देखते हैं कि ट्रू या फॉल्स है। तो इनमें से जो भी ट्रू हो जाता है उसमें हमें पता चल जाता है कि इनपुट जो है उसके ऊपर एक्सेप्शन आई है, उसके ऊपर गार्डियन ने चेकिंग की है और वो ट्रू हो गई है। और आउटपुट पे हमें ये पता चलता है कि जो आउटपुट उसे प्रोड्यूस किए, जो लास्ट एजेंट था उसने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो हमारी बाउंड्रीज के अंदर नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक्सेप्शन जो रेज होती है वो हम इस ट्रिप पॉइंट से चेक करते हैं। उसके बाद रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट को कैसे रैप करते हैं। हमारे पास जो लोकल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उठा के एलएलएम को नहीं देते, बल्कि एज पर आर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, उस रैपर के अंदर से हम चीज़ें लेके एलएलएम को दे देते हैं। तो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में क्या होता है, हम अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोकली रखते हैं और उस रैपर के अंदर रखते हैं, और फिर एज रिक्वायर्ड हम इस रैपर से चीज़ लेके एलएलएम को पास कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, ये हम आगे चल के देख लेते हैं क्या है। उसके बाद हमारे पास इनपुट गार्डियन है और आउटपुट गार्डियन है। अब देखिए, एक इनपुट गार्डियन है और एक आउटपुट गार्डियन है। इनपुट गार्डियन के लिए हमारे पास इनपुट गार्डियन का ट्रिगर है, और आउटपुट गार्डियन के लिए हमारे पास आउटपुट गार्डियन का ट्रिगर है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम इनपुट कर लेते हैं यूजर डेटा, इसको हम चला लेते हैं। अच्छा, और आपको इंस्टॉलेशन दी गई। दीजिए, मैं पैकेज इंस्टॉल कर रही हूँ। जी बोलिए। सॉरी,
देखिए, इनपुट गार्डरेल्स का मतलब क्या है? हमें रेस्ट्रिक्शन लगाने की क्या है, यूज़र इस तरह का काम ना करे, ठीक है? फॉर एग्जांपल यूज़र जो कि ह्यूमन है या दूसरा एजेंट भी हो सकता है, वो हमारे सिस्टम से, मल्टी एजेंट सिस्टम से कोई सवाल कर जाए। अच्छा, हमारा जो वर्क फ्लो है या जो भी हमने मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो भी इनपुट आता था वो 10 एजेंट के पास से गुजर के फाइनल आउटपुट आता था। तो मीन्स कोई भी काम आ रहा है वो 10 एजेंट से गुजरेगा अगर प्रॉम्प्ट चेनिंग की। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब सीक्वेंस है, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, ये सीक्वेंस जब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके 10 एजेंट कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा, अगर मैं उन 10 एजेंट से अपने काम को प्रोसेस करवाऊँ, हमने एजेंट बनाया है जो कि PIAC या आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए आपकी हेल्प करे। आप उससे क्या पूछ रहे हो कि यार किसी का फेसबुक अकाउंट कैसे हैक करते हैं? तो अब क्या हुआ, यूजर ने इनपुट दिया लेकिन वो अपनी मर्जी के इनपुट दे रहा है जो हमारे सिस्टम में अलाउ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे सिस्टम को यूज करेगा अगर वो ये काम करे तो उसको स्टॉप करो। क्या क्या काम करना है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, किन कामों से रोकना है वो गार्डरेल्स के थ्रू हम क्या करेंगे बताएं कि तुम्हें ये काम अलाउ नहीं करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास की अगर हम बात करें तो इनपुट गार्डरेल्स, हमारी जो मैनेजमेंट है वो किसका काम कर रही है, इनपुट गार्डरेल्स। इनपुट गार्डरेल्स, स्टूडेंट आए उनके पास कार्ड होना चाहिए, स्टूडेंट आए वो वैलिड स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क होना चाहिए, अगर हम एक पूरे सिस्टम की बात करें। अच्छा, फिर क्या है, स्टूडेंट जो है वो वेल ड्रेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लाइक घर की नाइट ड्रेसिंग के अंदर आ जाए बंदा, ठीक है? तो अब वो क्या है, इनपुट गार्डरेल से वो ये सारी चीजें वैलिडेट करेगी। अच्छा, अब क्या है, क्या चीज अलाउ करनी, क्या चीज अलाउ नहीं करनी, कि हम इनपुट गार्डरेल्स के जो भी यूजर हमारे सिस्टम में आएगा उसके ऊपर ये चेक लगेंगे, ठीक है? ये क्या है, इनपुट गार्डरेल्स। कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हमारे हैं वो इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप सिस्टम में आते हैं, आपको टीचर पढ़ा रहा है, अब होगा आउटपुट गार्डरेल्स। आउटपुट गार्डरेल्स यानी मैं जो आपको आउटपुट दूंगा सिस्टम प्रोसेस करके, जो आपको आंसर सरजिया या कासिम देगी या शहजाद देगी, तो अब आउटपुट गार्डरेल्स क्या है, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बात ना करूँ, ठीक है? मैं कोई मसलक की ज़्यादा अहम बात ना करूँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है मुझे उन टॉपिक से क्या करना है, अवॉइड करना है। तो आउटपुट गार्डरेल्स जो LLM है वो आपको या आपका जो पूरा सिस्टम है फाइनल आपको आउटपुट देता है और स्ट्रक्चर में लगा है। तो अब क्या हुआ, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग को वैलिडेट करके आपके गार्डरेल्स लगा, यानी जो भी डेटा आएगा उसको गार्डरेल्स से गुजरेगा। स्टार्टिंग एजेंट के ऊपर लगाने गार्डरेल्स के, जो भी यूजर आएगा आप उसको चेक करो कि वेल ड्रेस्ड हो, उसके पास कार्ड होना चाहिए, अथेंटिक स्टूडेंट होना चाहिए, पाकिस्तान में होना चाहिए, आपके पास CNIC, बिना CNIC भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो वो सारे चेक आपके इनपुट गार्डरेल्स। आउटपुट गार्डरेल्स एक और वैलिडेशन के लिए हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर भी हायर कर दिया गार्ड के तौर पे। वो क्या कर रहा है कि क्या क्लास को बोलना है क्या नहीं। तो आउटपुट गार्डरेल्स में जैसे यहाँ पे फ्लैग पर्सनल, आप जिस पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान या फिर कराची वाले अल्ताफ भाई को, और पंजाब में चले आए तो नवाज शरीफ को, क्या कर सकते हैं, सिंध में चले आए तो जरदारी को, आप कुछ भी करें आप चेंज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि मोहब्बत में आप लोग ने आके यहाँ पे मुख्तलिफ नारे लगाना शुरू कर दिए। तो क्या है, आउटपुट गार्डरेल्स वो फॉरन जो एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ लगाऊंगी। अगर मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, तो टीचर अगर स्टार्ट कर दे तो आउटपुट गार्डरेल्स फॉरन आ जाएगा सर्टेन प्लेस इस टॉपिक को बात करते हैं, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया इनपुट गार्डरेल्स जो यूजर्स का इनपुट आ रहे हैं उसके ऊपर लगे, आउटपुट गार्डरेल्स जो कि प्रोसेस करने के बाद फाइनल आउटपुट आता है। तो फाइनल आउटपुट जो आता है उसके ऊपर जो वैलिडेशंस लगती है वो क्या है, आउटपुट गार्डरेल। अब रूल के मुताबिक देखा जाए, इनपुट गार्डरेल्स
स्टार्टिंग एजेंट में लगती है। इनपुट गार्डरेल्स के अंदर वही सेम इनपुट जाता है जो ह्यूमन इनपुट देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें पता चला। स्टार्टिंग एजेंट में लगता है बाय डिफॉल्ट, ज्यादातर जो हम लगाते हैं। दूसरी चीज क्या है, और उसको सेम इनपुट देता है जो ह्यूमन या रनर नोड देते हैं। स्टार्टिंग एजेंट सेम इनपुट देता है, उसको वो गार्डरेल चेक होगा। आउटपुट गार्डरेल्स हमेशा लास्ट एजेंट होता है। आउटपुट गार्डरेल्स हमेशा कौन सा एजेंट पे लगेगा? लास्ट एजेंट, जो आपको फाइनल आउटपुट देगा। यानी दूसरी चीज हमें पता चलती है कि आउटपुट गार्डरेल्स जो है वो हमेशा फाइनल आउटपुट के ऊपर अप्लाई होता है। इन फाइनल आउटपुट पे ही देखिए ना, फाइनल आउटपुट जो आया है उसके अंदर इस किस्म की बात तो नहीं है। एलिमेंट गारंटी को हैकिंग करने की चीज तो नहीं बता रहा। आपने बोला मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गया, मुझे बताओ खुदकुशी कैसे करनी है। एलिमेंट आपको बता रहा है, बहुत अच्छा तरीका पलटी से लड़ेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप सीवी नेगेटिविटी की कोई पे ना हासिल कर पाए कि वो जो फाइनल आउटपुट आपके पास है उसके ऊपर वो वैलिडेट करेगा कि कहीं इस किस्म का एलिमेंट को जवाब नहीं है, तो हम गार्डरेल से क्या नहीं करना वो सेट करें। आप देखा ना सीढ़ियों के साथ जो आपकी गार्डरेल्स लगे होते हैं वो आपकी क्या सेट कर रही है, ये बाउंड्री है, आप इस बाउंड्री से आउट नहीं जा सकते, वो आपको गिरने से बचाता है। तो ये काम आप नहीं कर सकते, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो काम नहीं कर दें वो हम गार्डरेल्स के अंदर बता दें कि भाई ये काम अगर कोई करे तो गार्डरेल्स क्या करेगा, उसको रोक। तो इनपुट गार्डरेल्स स्टार्टिंग एजेंट और यूजर इनपुट पे लगता है, जबकि आउटपुट गार्डरेल्स किस पे लगता है? फाइनल आउटपुट पे और लास्ट एजेंट। बस ये 2 चीजें हमें याद रखनी, ये 2 चीजें आ गई। अगर आपका सिंगल एजेंट तो सिंगल एजेंट पे भी इनपुट और आउटपुट गार्डरेल्स दोनों एक साथ लग सकते हैं कि भाई ये इनपुट यूजर इनपुट ये चेक करे और ये जो आपका आंसर करे फाइनल आउटपुट पे सेम पे आप करना सकते हो। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। हैंड्स ऑफ के अंदर बड़ा मुश्किल होगा कि आउटपुट गार्डरेल्स, तो हर आपके लास्ट एजेंट के आउटपुट गार्डरेल्स अलग हो सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। इवन आप हर जो आपके दरमियान में भी एजेंट आ रहे हैं तो एजेंट दूसरे एजेंट से जो इनपुट लेगा वो इनपुट गार्डरेल्स, एजेंट दूसरे एजेंट को जो आउटपुट देगा वो आउटपुट गार्डरेल से गुजर के हो सकते हैं। तो आप ये पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं। नॉर्मल हम 2 के ऊपर ही लगाते हैं, स्टार्टिंग एजेंट और लास्ट एजेंट पे। लेकिन अगर आप चाहें, जैसे इसमें मेंशन किया है, आप मल्टी एजेंट के अंदर हर एजेंट के अंदर भी इनपुट और आउटपुट गार्डरेल्स अगर आपको जरूरत है तो आप लगा। लेकिन गार्डरेल से प्रॉब्लम है क्योंकि एक पैरेलल आपका क्या चल रहा होता है, एजेंट कॉस्ट बढ़ गई और इनपुट पे कुछ चेकिंग कि भाई ये काम तो नहीं हो रहा, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई? सस्ता वाला आपने इस्तेमाल किया एजेंट, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ गई। नंबर ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा लिटेंसी। लिटेंसी क्या है कि पहले सिस्टम से एक एग्जांपल लेना, अभी क्लास में आप लोग डायरेक्ट आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी कोई भी आपकी ना टाइम लगती है ना आपके अटेंडेंस काउंट होती है। लेकिन पहले दिन जो आपकी क्लास हुई, दूसरे दिन आपकी क्लास हुई, सबने वहाँ लाइन लगाई थी और क्या होता था, गार्डरेल से गुजर के आ रहे थे। जो वैलिड स्टूडेंट है वो क्लास में आ रहा था, जो वैलिड स्टूडेंट नहीं है वो क्लास में नहीं आने दे रहे थे, कोई भी चीज़ देख कर नहीं थी। तो वहाँ पे आपको इनपुट गार्डरेल्स वहीं पे रोक देते थे, आपको यानी क्लास में बैठना अलाउ नहीं। अच्छा, गार्डरेल्स रखने से फायदा तो हुआ यार, वैलिड स्टूडेंट आके क्लास में बैठे, नुकसान क्या हुआ? सिस्टम क्या हो गया? आपका आधा घंटा से बाहर सिस्टम से गुजरने में लगे, तो लिटेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिन्होंने गार्डरेल्स लगाए, तो गार्डरेल्स की वजह से उनका सिस्टम स्लो होना था, फिर उन गार्डरेल्स को हटा दिया। लेकिन अगर जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ लगाना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है आप बिला वजह बोलोगे गार्डरेल्स, ठीक है, तो बिला वजह आप गार्डरेल्स ना लगाएं। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो उससे आप करें। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये काम को अलाउ ही नहीं करना, तो फिर हम क्या लगाएंगे? गार्डरेल्स लगाएंगे। अच्छा, फिर दोबारा रिपीट करो, इनपुट गार्डरेल्स यूजर इनपुट पे और स्टार्टिंग एजेंट को दिया जाता है एज अ फंक्शन, ठीक है। डेकोरेटर में देखेंगे, हाँ, एजेंट को देते हैं। एजेंट का काम है कि वो पैरेलल एक और एजेंट को यानी फंक्शन के तौर पे कॉल करके जो इनपुट आया उसको वैलिडेट करवा दे कि यार ये काम करना अलाउ है या नहीं। पैरेलल चलता है। पैरेलल का मतलब क्या है कि इनपुट लेके
उसको इनिशियलाइज एलिमेंट को रिक्वेस्ट भेजने के लिए भी हो सकता है कि उसने रखेगा, दूसरे जो भी उसकी कंस्ट्रक्ट करनी है, चीज़ें करनी है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है थ्रेड के अंदर। तो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इनपुट सेम इनपुट रिसीव होता है और ये हमेशा स्टार्टिंग एजेंट पे लगता है। कौन सा गार्डरेल्स? इनपुट। और आउटपुट गार्डरेल्स हमेशा किस पे लगेगा दोस्तों? फाइनल आउटपुट पे। और कौन से एजेंट को दिया जाता है आउटपुट गार्डरेल्स का फंक्शन? लास्ट एजेंट। बस ये दो चीजें तो याद रखें, गार्डरेल्स आपको हमेशा याद रखना। अच्छा, गार्डरेल्स के अगर वो कोडिंग अगर हम देखें एक दफा डॉक्यूमेंटेशन पे आएगा ताकि हमें दोबारा से चीज़ें हेल्प हो जाए। वो जो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे गार्डरेल्स के, तो गार्डरेल्स से जो उन्होंने 3 पॉइंट बताए टॉप के ऊपर, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नहीं ये 3 पॉइंट्स हम ठीक है इनपुट गार्डरेल्स, परफेक्ट, थैंक यू। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट द गार्डरेल्स रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। तो पहला यानी आपका गार्डरेल्स भी एक एजेंट है और ये भी वही सेम इनपुट लेगा जो कि स्टार्टिंग एजेंट को दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट द गार्डरेल्स फंक्शन रन्स टू प्रोड्यूस अ गार्डरेल्स फंक्शन आउट। अच्छा, जनरल होता है, गार्डरेल्स जब भी चलेगा इस फंक्शन का आउटपुट कौन सी क्लास होगी? कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा? गार्डरेल्स आउटपुट फंक्शन। अच्छा, अब होता क्या है, which is then wrapped in input guardrails। तो वो किस पर रैप होगा? इनपुट गार्डरेल्स। अच्छा, तो हमें पता चला कि हम जो गार्डरेल्स फंक्शन बनाने वाले हैं दोस्तों, गार्डरेल फंक्शन कॉल होगा, तो गार्डरेल फंक्शन के आउटपुट की टाइप क्या होगी? गार्डरेल आउटपुट फंक्शन। और इसको प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर एक और जैसे डेकोरेटिव फंक्शन है ना, तो इसमें एक और फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा? इनपुट गार्डरेल्स। अच्छा, इसी तरह के आउटपुट गार्डरेल्स होता तो कौन सी चीज चेंज होना चाहिए दोस्तों इसमें, इन दो क्लासों में? आउटपुट पहली वाली यानी जो लिखा हुआ है प्रोड्यूस अ गार्डरेल्स फंक्शन आउटपुट, या फिर रैप इन इनपुट गार्डरेल्स रिजल्ट, क्या चेंज होना चाहिए? पहला वाला, दूसरा वाला, दो लिंक में पहला वाला। अच्छा, अब जरा नीचे आएगा आउटपुट गार्डरेल्स को चेक कर लेते हैं, आपको खुद वैलिडेट करेंगे। अब बताएं क्या चेंज हुआ? पहला वाला, दूसरा वाला। तो अब चीज पता चले कि आपका गार्डरेल फंक्शन जब भी चलेगा गार्डरेल आउटपुट टाइप रिजल्ट रिटर्न करेगा, लेकिन वो रैप हुआ होगा अगर इनपुट गार्डरेल से तो इनपुट गार्डरेल्स रिजल्ट में रैप हुआ होगा, और अगर आपका इनपुट गार्डरेल से तो इनपुट गार्डरेल रिजल्ट में रैप हुआ होगा, ठीक है। यानी दोनों फंक्शन का आउटपुट की टाइप सेम है, लेकिन उसका जो इंटरनल फंक्शन है उसकी इन्होंने क्लास बता दी। अच्छा, अब जब ये चीज हम देखें जरा हमारे नोट पे आइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि गार्डरेल फंक्शन आउटपुट आता है, उसके बाद हमारे पास इनपुट गार्डरेल रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इस पे नीचे देखिए ये डॉट करके आ रहा है, तो डॉट करके मतलब ये है कि इनपुट गार्डरेल रिजल्ट डॉट ट्रिपल ट्रिगर से आप भी देख सकते हैं कि इनपुट पे कुछ आपका गार्डरेल इंप्लीमेंट हुई है, या फिर अगर नीचे देखें तो आउटपुट गार्डरेल रिजल्ट डॉट ट्रिपल ट्रिगर। तो देखिए इन दोनों के अंदर आपको जो आ रहा है क्या है? डॉट ट्रिपल ट्रिगर। तो आप कहाँ से देखेंगे? आउटपुट गार्डरेल रिजल्ट डॉट ट्रिपल ट्रिगर से क्या होगा? आप ये देखेंगे वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब है ट्रिपल हुई है, नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सही है। अच्छा, अब कोड की तरफ आते हैं, नीचे कोड होगा इनपुट गार्डरेल्स का, उसी के अंदर देखिए मेरे दोनों में सेम है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें नोट करिए, सिंपल एज देखिए, आपने एक क्लास बनाई, आपके जो रूल्स होते हैं ना, जिन रूल्स के ऊपर काम करना है कि ये काम अलाउ करना है या ये काम अलाउ नहीं करना, तो हमने पाइडेंटिक से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। पाइडेंटिक्स और डेटा क्लास दोनों से बन सकता है। पाइडेंटिक से हमने किया था वो बेस मॉडल, वही देखिए यहाँ पे बेस मॉडल यहाँ पे। अच्छा, पाइडेंटिक क्या है दोस्तों? पहले हमारे पास रेजेक्ट्स कितने लोगों को पता है? डेटा वैलिडेशन पता है? आपने वेब डिज़ाइनर कितने लोगों ने की हुई है? अच्छा, इनपुट टाइप ईमेल सबको पता है? ईमेल के अंदर अगर मैं @ नहीं डालूं तो क्या होगा? मैं सबमिट करूँगा, फॉर्म सबमिट होगा, नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या आता है? मैसेज आता है कि @मिसिंग, ठीक है। इस तरह पासवर्ड पे, इसी तरह मोबाइल नंबर पे,
इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती है। CNIC की अगर मैं बात करूँ उसकी वैलिडेशन कि भाई टोटल 13 डिजिट होना चाहिए, विद हाइपन 15 होते हैं, विदाउट हाइपन 13 होते हैं, तो और सारे नंबर होते हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारे पास क्या होती है, वैलिडेशन। राइट डेटा लेने के लिए हम क्या लगाते थे, वैलिडेशन। अच्छा, हमारे पास पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन तो नहीं होती। मैं कहता हूँ कि ईमेल आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एड्रेस होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर होना चाहिए उसका, यानी 92 से स्टार्ट हो। तो अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि हमारे पास जो क्लासेस है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं है। तो हम नेक्स्ट लेवल क्या काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेवल ये काम करते हैं दोस्तों कि बनी बनाई जो डेटा क्लासेस हैं, वैलिडेशन क्लासेस हैं, जिसमें डेटा को हम वैलिडेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं थी, पाइडेंटिक जब पहले नहीं था, ये काम हम पहले मैनुअल करते थे और उसके लिए हम लिखते थे रेजेक्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स, कि पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, इन कैरेक्टर के सीक्वेंस में ये चीज़ आना ज़रूरी, इसे हम क्या कहते थे, रेजेक्स। और रेजेक्स लिखना इतना आसान काम नहीं है, आज भी मुझे बड़ी अच्छी आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको सिखाने बैठूंगा तो 2 क्लासों में आप रेजेक्स सीखेंगे, ठीक है, मीन्स कॉम्प्लेक्स। और आज आप सिंपल लगा दें, इनपुट टाइप इंटीजर, इनपुट टाइप मैंने कॉलम का नाम लिखा, जैसे कि आपने कहा कि इस मैथ होमवर्क, इसके अंदर क्या लिखा आएगा, इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, बूट, यानी ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, रीजनिंग, रीजनिंग में क्या बता दिया, स्ट्रिंग आएगा। इसी तरह आपने कहा सिटीज, इसी तरह का आपने मोबाइल नंबर, इसी तरह आपने कहा CNICs। तो अब क्या हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने इसको बता दी, ये स्ट्रक्चर बनकर रूल। अच्छा, अब मैं जैसे रूल बनाना चाह रहा हूँ कि यार रूल ये है कि मुझे ये बताओ कि ये जो सवाल पूछा है ये मैथ्स का है। तो अगर मैं अपने डेटा स्ट्रक्चर, अब मेरे पास जब भी गार्डविल एजेंट चलेगा मुझे इस स्ट्रक्चर में आंसर दे, वो क्या करेगा, मुझे बताएगा कि ये सवाल मैथ्स का है या नहीं। तो क्या कहेगा, इज मैथ होमवर्क इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी बताएगा कि अगर किसी चीज को मैथ का क्वेश्चन कह रहा है तो उसकी वजह क्या है, इसमें ऐसे मैथ की क्या चीज पूछी। जैसे मैं आपको कोई टास्क असाइन कर दूं कि मुझे ये बताएं कि भाई कौन कौन सी डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, आप सब पहले नाम लेंगे मोबाइल, अब उन्होंने रीजन बताओ कैसे, वजह बताएंगे कि सर इस मशीन में लगती है, ये नेटवर्क से कनेक्ट होता है, आप नंबर मिलाएं कौन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, आपने वजह बताई कि मोबाइल, लैपटॉप क्यों कम्युनिकेशन डिवाइस है, माइक क्यों कम्युनिकेशन का यानी पार्ट है, तो वो चीजें आप उसकी वजह बताएं। तो आपने कह तो दिया, मैं पूछूं क्या मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपके लिए में ट्रू। क्या लैपटॉप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपके लिए में ट्रू। रीजन पूछूं तो मुझे बताओ कि क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरह की रीजनिंग मुझे वो दे कौन, गार्डविल एजेंट। तो मैं जब भी यूजर का इनपुट उसको दूंगा तो वो मुझे इन 2 पैरामीटर्स में वैल्यू में आंसर करेगा। पहली चीज मुझे बताए कि मैथ का सवाल है या नहीं, और दूसरा अगर मैथ का सवाल है तो क्यों है, उसकी वजह भी बताओ। 2 चीजों में ये स्ट्रक्चर आउटपुट देगा। तो हमें जब भी स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए होता है, हम हमेशा क्या बनाते हैं, पाइडेंटिक की क्लास या फिर डेटा क्लास। दोबारा प्रिंट कर दूं, या तो हम पाइडेंटिक की क्लास बनाते हैं या फिर डेटा क्लास बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मार्केट प्रैक्टिस करती है डेवलपर, हम लोग पाइडेंटिक की स्ट्रक्चर आउटपुट के लिए ज्यादातर हम किसको इस्तेमाल करते हैं, पाइडेंटिक क्लास। पाइडेंटिक के बहुत सारे फायदे, ठीक है, स्ट्रक्चर आउटपुट को मैनेज करने के लिए। तो पहली चीज आपने रूल सेट कर लिया जिसकी बेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। मुझे किसकी बेस पे डिसीजन लेना है, रीजनिंग की बेस पे लेना है या ट्रू एंड फॉल्स पे लेना है, किस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि ये गार्डविल हुआ है या नहीं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, बेस्ट। अच्छा, फिर आपने एक गार्डविल एजेंट बनाया, उसको आपने बता दिया कि चेक करना है कि यूजर ने जो सवाल किया है क्या वो मैथ का होमवर्क है, ठीक है, या मैथ से रिलेवेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा इसका आउटपुट टाइप क्या होगी, पाइडेंटिक की क्लास। आउटपुट टाइप कौन सी दे दी, पाइडेंटिक की क्लास। अब जो भी यूजर का इनपुट आएगा दोस्तों गार्डविल एजेंट के पास, उस एजेंट को ये यानी प्रोसेस करेगा और एलएलएम जो हमें फाइनल आंसर देगा इस स्ट्रक्चर के अंदर देगा। हमारे पास 2 कॉलम आ गए, ठीक है, क्या आ गए हमारे पास
दो कॉल। सर मैं आपको दिखा भी दूँ, देखिए इसका फ़ायदा क्या है। मुझे 1 मिनट डेटा करके दिखाएंगे शरद में। जी। अच्छा, गार्डन में एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप नॉर्मल देखें तो आपके विंडोज़ के अंदर भी गार्डन होती है। देखिए बेसिक ओएस की अगर बात करें, बेसिक ओएस में भी आपके पास एक गार्डन होती है, या आप एडिशनल इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बता सकते हैं क्या? एनीवन? नहीं, वो तो ऑथेंटिकेशन आपकी आ गई ना। नहीं, आपके पास अगर आप ओएस में देखें या विंडोज में देखें तो आप गार्डरेल क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका एंटीवायरस। तो बेसिकली क्या करता है कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसकी बेसिकली सिग्नेचर देखता है, इसका सिग्नेचर, इसके सिग्नेचर के अंदर कोई वायरस इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, इसके अंदर कोई सिस्टम की कॉल्स तो नहीं है। नॉर्मली जो आपके पास एप्लीकेशन होती है उसमें सिस्टम से कॉल्स, ऐसा डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स नहीं होती कि मेमोरी में से ये रीड कर लो, या आपका पर्टिकुलर लोकेशन से ये रीड कर लो, या सिस्टम फाइल में से रीड कर लो। तो आपके पास जो वायरसेस होते हैं उनका एक सिग्नेचर होता है। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्पेशली विंडोज़, तो विंडोज़ के अंदर आप जो गार्डरेल इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तो आपने देखा होगा विंडोज़ डिफेंडर होता है, जो कि पहले नहीं था। पहले क्या होता था, स्पेसिफिकली आपका ओएस बहुत वल्नरेबल होता था, आप अपना विंडोज़ चलाए तो विंडोज़ में कोई वायरस वगैरह आ जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक विंडोज़ 7 में हाल में उससे ऑनवर्ड जो है उन्होंने विंडोज़ डिफेंडर बना दिया। तो बेसिकली क्या करता है कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को लोड करने से पहले या रन करने से पहले उसका सिग्नेचर चेक करता है कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर कोई डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स तो नहीं है, कोई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस तो नहीं है, या कोई डायरेक्ट सिस्टम फाइल्स की एक्सेस तो नहीं है। तो उसके बिहेवियर चेक करता है। बिहेवियर चेक करने के बाद उसको पास करता है कि इसको रन होना चाहिए नहीं चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ योर एग्जांपल ऑफ गार्डरेल। एक और आपको मजे की बात बताऊं, चलो मुझे मैं बाहर आएगी तो मैं बताऊं। जी सर प्लीज कहिए। ओके, अच्छा अब देखिए गार्डरेल्स या स्ट्रक्चर आउटपुट का मैं आपको सिर्फ फायदा बता रहा हूँ। हमने क्या किया, अगर मैं आपको कोड दिखाऊं और उस कोड के अंदर चीज़ें डेफिनेशन आ रही है, ये देखिए पाइडेंटिटी की क्लास बनाएंगे। एक का नाम क्या है क्लास का, बिजनेस, और दूसरे का नाम बिजनेस डिस्काउंट। अच्छा कोई भी बिजनेस होगा तो उसकी पिन लोकेशन वगैरह होगी और लैटिट्यूड लैटिट्यूड यानी बिजनेस का नाम। लेकिन जब बिजनेस डिस्काउंट दिखाओगे तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे दिखानी है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो मैं कोई भी एलएलएम से सवाल करवाऊँ, जैसे अब मैंने एलएलएम से सवाल किया कि भाई मुझे एजेंसी के ऊपर क्या है, जो मेरा बैंक अकाउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने बैंक अकाउंट दिया, तो बैंक अकाउंट से वो डिटेल उठा के मुझे क्या करो, शो करो। तो हमारे पास देखें स्ट्रक्चर आउटपुट से क्या फायदा हुआ, किसने कहा आंसर। अब देखो मैंने स्ट्रक्चर आउटपुट में बता दिया, फाइनल एआई का जो आउटपुट होगा उसमें आंसर होगा, और क्या होगा, लिस्ट ऑफ बिजनेसेस की दूसरे यानी आपके पास कॉलम होगा, और उसके अंदर जो डेटा टाइप आ सकते हैं कौन कौन से, बिजनेस और बिजनेस डिस्काउंट। तो यहाँ पे आंसर देखें क्या है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, तो ये बिजनेस है, बिजनेस डिस्काउंट है, स्ट्रक्चर में आ गया। अब जब ये स्ट्रक्चर आउटपुट मेरे पास आ गया तो जो भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये डेटा डिस्प्ले करवाना क्या मुश्किल काम है। तो इसलिए स्ट्रक्चर आउटपुट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाइडेंटिक के जो डिसीजन, देखो मैं डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ ना, डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है कि एक्सपायरी डेट लास्ट में चेक करें, कौन से दिन ये डील आपकी क्या है, डिस्काउंट जो अवेलेबल है कितना परसेंट है, 40%। तो अगर आपके पास 40% जिंसी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और कैटेगरी क्या है 4, तो मुझे पता चल जाए कि यार किस कैटेगरी में मुझे दिखाना है, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपको, और मैं किस दिन जाके ये अवेल कर सकता हूँ जो मेरा बैंक अकाउंट है। तो 40% ऑफ के ऊपर आप जिंसी के ऊपर जाके खाना खा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे, DHA पैसे से ऊपर। तो अब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर आउटपुट जब मुझे मिला तो बहुत, अब डिसीजन मेकिंग आसान है ना, कि मैं कहूँगा कि यार मुझे सदर की तरफ जो है उनके ऊपर डिसीजन लेना है, तो अगर मेरे पास DHA जैसे यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे सदर लिख सकता हूँ, कराची लिख सकता हूँ, और भी जो स्ट्रक्चर डेटा है तो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग क्या होगी दोस्तों, आसान होगी।
अच्छा, अब शुरुआत वहीं करवा अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि देखिए स्ट्रक्चर आउटपुट की क्यों ज़रूरत होती है। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दूँ कि अगर आपने एलएलएम से कोई काम करवाना है, अब लेट्स से अगर आप चैट कंप्लीशन की बात कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आपने कोई क्वेरी की, कोई प्रॉम्प्ट लिखा, उसने आपको जवाब दे दिया। ये तो हो गया एक नॉर्मल यूज़र के लिए कि उसने कुछ सवाल पूछा, उसका एक जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव से सोचें तो आपने एलएलएम को कॉल भेजी, एक प्रॉम्प्ट भेजा, उसने आपको जवाब दे दिया है नेचुरल लैंग्वेज में। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? उसने आपने सवाल किया, उसने जवाब दे दिया। अब वो जो उसका रिस्पॉन्स आया उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसका यूज़ कैसे करेंगे आप बताइए, आप उसे पार्स कैसे करेंगे? कोई लॉजिक बनती है कि आपने उससे सवाल पूछा, उसने आपको जवाब दे दिया, अब आपने उस जवाब के ऊपर फर्दर कोई डिसीजन लेना है तो आप प्रोग्राम के अंदर क्या एफएल्स लगाएंगे, एफएल्स लगाएंगे, कितने एफएल्स लगाएंगे? अगेन फिर आपको एक एलएलएम चाहिए जो उसको पार्स करे और पार्स करके फिर आपको दे जवाब, फिर जवाब दे तो किस तरह जवाब दे? तो फिर होता क्या है कि हम उसका आउटपुट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर हम बता देते हैं कि ये मेरे पैरामीटर्स हैं जिसको तुम्हें आउटपुट करना है। अब आप देखिए कि अगर आपने एलएलएम से एक सवाल किया और उसने जवाब में आपको दे दिया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बैंक नेम, कार्ड नेम, तमाम आपको उसने, हम एक बिल्कुल लेमन बात करते हैं, वेरिएबल्स में आउटपुट दे दिए। अब आप लैटिट्यूड का वेरिएबल उठाइए, उसमें से लैटिट्यूड निकल आएगा, लॉन्गिट्यूड का वेरिएबल निकालिए, उसमें लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, बैंक नेम का वेरिएबल उठाइए, उसमें बैंक नेम आ जाएगा। लेकिन अगर वो जवाब देता कि द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट इज लैटिट्यूड दिस एंड लॉन्गिट्यूड दिस एंड बैंक नेम इज दिस, अगर उस तरह जवाब देता और बैंक नेम के अंदर बीच में अंडरस्कोर नहीं डालता, बैंक नेम मिला के लिख देता, ये बैंक का बी बड़ा लिख देता, एन का एन बड़ा लिख देता, आप बताइए आप उस जवाब में से आप कैसे चीजें निकालते हैं? अब आप उस स्ट्रिंग को खुद पार्स करते हैं ना, स्ट्रिंग में से खुद जाके सब स्ट्रिंग्स निकालते हैं कि जब बैंक नेम आए तो उसके बाद इतने कैरेक्टर्स में ये आए तो ये निकाल दो, सोचें जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यही अगर आपने कहा कि मुझे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट का फॉर्मेट ये चाहिए, तो अब आपने क्या किया, पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर बता दिया आपने उसको बता दिया। अब जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट में से आपने रिजल्ट डॉट लैटिट्यूड निकाल लिया, रिजल्ट डॉट लॉन्गिट्यूड निकाल लिया, रिजल्ट डॉट डिस्काउंट वैल्यू निकाल लिया। तो अब देखिए ये यूजेबिलिटी की बात है कि आपका जो जवाब आ रहा है उस जवाब से को मजीद आप प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, आप कर ही नहीं सकते, आपकी जिंदगी आजाद हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मतलब यूजिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड इनपुट से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप इनपुट देंगे आपका एलएलएम पार्स कर लेगा, खुद ही कर लेगा पार्स, वो बनाया इसीलिए गया है कि आपकी बात को समझ सके। लेकिन जो जवाब देगा उस जवाब को ग्रामेटिकली आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में नहीं होगा। इसलिए स्ट्रक्चर आउटपुट बताना ज़्यादा जरूरी है कंपैरेटिव टू आपका इनपुट। इनपुट आप दीजिए नेचुरल लैंग्वेज में, एक आउटपुट आपको वैसे चाहिए जिस फॉर्म में आप उसको रीयूटिलाइज कर सकते हो, जो उसका जवाब है उसको यूज कर सकते हो। रिजल्ट इज इक्वल टू फाइनल आउटपुट। अच्छा, हम CTS कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल ही बेचारा, तो वो भी हटेगा। अब देखते हैं अल्लाह करे चल जाए क्या मसला हो गया भाई। कौन सा डेकोरेटर बिल्कुल ही हटा, लाइन को 12 डिलीट करो। अब चलो कमेंट किया होता नहीं, कंटिन्यू ऑब्जेक्ट मैथ गार्डियन एंड दिस who's the founder। ओके, आपके पास कोड चल रहा है या आपके पास प्रिंट चल रहा है, क्या मसला है? क्या चीज? डॉट वन अंडरस्कोर सिंक SYN। अच्छा अब वेट हटा दें, क्या बात है, सारे डेवलप होगा माशाल्लाह। अब चलाएं सिस्टम जो बना के देंगे जिसको दूसरे लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम के साथ, तो हमारे पास वाहिद तरीका है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, ये API जो हम बनाते हैं ना बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। आप पहले जो हम API बनाते थे Django लिखते हैं, लेकिन Django प्रोनाउंसिएशन, फ्लास्क
इसके अलावा आप नॉट जेएस वगैरह के ऊपर बनाते हो, PHP में बनाते हैं, डॉट नेट पर बनाते हैं, बेतहाशा लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क हैं जिनके ज़रिए हम API बना सकते हैं, जावा से भी बना सकते हैं। तो API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसकी प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम नंबर 1, आप जब API बनाएंगे, जो डेवलपर या फ्रंट एंड डिज़ाइनर इसको इस्तेमाल करेंगे उनको पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। लॉगिन, साइन अप, डेटा एंट्री, लाइव स्ट्रीमिंग, तो हर चीज़ की API बनेगी हमारे सिस्टम में। वो अपनी वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मुझे उसकी सबसे पहले क्या करना पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उसको चलाने के लिए, जो API है उसको चलाने के लिए लाजमी हमें कोई ना कोई या तो डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करो, या फिर उसकी टेस्टिंग के लिए, API टेस्टिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना था जिसका नाम है पोस्टमैन। तो आप पोस्टमैन के ऊपर POSTMAN, पोस्टमैन के नाम का ये आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये स्टैंडर्ड मानने का ये। तो जितनी भी API किसी भी लैंग्वेज में बनी हुई हो, आप पोस्टमैन के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर इनपुट डाल के उसको चेक कर सकते हैं। तो कोई भी API बनी हुई हो, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पोस्टमैन से जाके उसकी चेकिंग या टेस्टिंग कर सकते हैं। वो मैनुअल टेस्टिंग होगी दोस्तों, मैनुअल उसके अंदर इनपुट डालना पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, सर्वर भी चाहिए या ऐसी सिस्टम चाहिए जिसके साथ उसकी कनेक्टिविटी करके आप उसको यूज़ करके उसके आउटपुट जो रियल आउटपुट है उसे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर ये चीज़ें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, फिर आपको स्ट्रक्चर, आउटपुट, वैलिडेशन, 10 चीज़ करना पड़ती हैं एक API सर्वर आप करने। अच्छा, ये क्लास जेंगो मुख्तलिफ लैंग्वेज, तो पाइथन की कम्युनिटी ने क्या किया, मगर जेंगो जो है वो कंप्लीट फ्रेमवर्क है पूरी वेबसाइट बनाना, जो भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट में होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, सब कुछ, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो बेतहाशा चीज़ है वेब फ्रेमवर्क के अंदर। हमें स्पेसिफिक काम करना है API बनाने के लिए। तो API बनाने के लिए इन्होंने एक सिस्टम या फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम क्या है, फास्ट API। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यार इन्होंने सिस्टम इस वक्त यानी दुनिया में हम बात करें API बनाने के लिए जो एफिशिएंट फ्रेमवर्क है वो क्या है, फास्ट API। फास्ट API के फायदे, तो फास्ट API के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर अगर हम आए, यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो इस पर जरा हम क्लिक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें ये हमें दिखा रहा है। लेट्स सी। फास्ट API का सबसे पहला फायदा, आप बहुत कम कोड में एक API सर्वर अप कर दें, जबकि ट्रांजिशन तरीके में बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो चंद लाइन ऑफ कोड से आप उसके देखिए फीचर्स, की पॉइंट्स क्या क्या है। द की फीचर आर, तो द की फीचर आर सबसे नीचे हम देखते हैं क्या है। फास्ट, वेरी हाई परफॉर्मेंस ऑन पार विद Node.js, ठीक है, एंड गो, थैंक्स स्टारलेट एंड पाइथन। अच्छा, बैकएंड के ऊपर इन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की जिससे स्पीड, डेटा ट्रांसफर रेट, आपकी कम्युनिकेशन जो बहुत फास्ट होती है, तो हमारे पास बैकएंड के ऊपर Next.js और गो के ऊपर लिखी हुई चीज़ें थी। तो स्टारलेट जो है, स्टारलेट अलग से हम लोग करते थे, तो ये कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन प्रोटोकॉल वेब के जितने होते हैं इसके ज़रिए बहुत फास्ट प्रोसेस करवा सकते हैं। तो आपके पास क्या था, स्टारलेट, ठीक है, तो स्टारलेट हमारे पास मौजूद था। और पायलेट का अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर आउटपुट की कंट्रोलिंग, डेटा वैलिडेशन की कंट्रोलिंग पायलेटिक्स होती है। तो पहले हमें हाई परफॉर्मेंस मिल गई, स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट, गो लैंग्वेज वगैरह के ऊपर हम गए। अच्छा, फिर उसके बाद फास्ट कोड increase the speed to develop feature by about 200 to 300%। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फ्रेमवर्क पे बनाएं API, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके लाइक फंक्शनैलिटी बिल्ड करना, क्योंकि उसके बिल्ट-इन फंक्शंस वगैरह नहीं होते, आपके समझें कि 300 दिन लग रहे और वही काम आप एक दिन में करें। तो फास्ट API से इतना ज़्यादा फास्ट आप 300 टाइम यानी 300% काम फास्टर कर सकते,
200 to 300 डिपेंड करता है जितना आप नॉलेज को जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर बग्स को इन्होंने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। तो आपके जो नॉर्मल एरर आते हैं स्ट्रीमिंग के अंदर, डेटा भेजने के अंदर, डेटा वापसी लाने के ऊपर, आप बेतहाशा कम्युनिकेशन की यानी आपके पास एरर्स थे, तो इन्होंने कर दिया fewer bugs reduce about 40% of human developer included errors। इन्होंने इसको ह्यूमन एरर्स। अच्छा, ह्यूमन एरर्स है, ये बड़ी खतरनाक है। ह्यूमन लॉजिक में और इन चीज़ों में बहुत एरर्स रहते थे, क्योंकि कोड इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया, तो रिड्यूस अबाउट 40% ऑफ ह्यूमन एरर्स। ठीक है, तो इंक्लूडेड नॉर्मल एरर्स इसमें शामिल। अच्छा, इंट्यूटिव ग्रेट एडिटर सपोर्ट क्या है? चैट कंप्लीशन जो होती है, हम जो भी आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ऐप डॉट कंटेंसेस आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीशन। तो वो आपको मिल जाती है तमाम एडिटर के ऊपर, तो डिबगिंग आपकी आसान होगी। डिजाइन टू बी इजी टू यूज एंड लर्न, तो बहुत ही आसान बनाया है, इसको इस्तेमाल करना भी आसान है और सीखना भी आसान है। लेस टाइम रीडिंग डॉक्स, बहुत कम टाइम में आप इसे सीख लो, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करो। उसके बाद क्या है? शॉर्ट क्या है? मिनिमाइज फॉर डीकपलिंग मल्टीपल फीचर्स फ्रॉम ईच पैरामीटर डिक्लेयर फीवर बग्स। तो सारी चीज़ों को यानी डीकपल करके छोटे छोटे फंक्शंस में लिखा हुआ है, आप एक एक कंपोनेंट को देख सकते हैं और उसकी डिबगिंग करना, उसकी एरर सॉल्व करना भी इन्होंने ऑलरेडी कर दिया। रोबस्ट गेट प्रोडक्शन रेडी, तो अभी आप कोड जो लिखेंगे वो प्रोडक्शन रेडी। अभी मैं स्टॉप करूँगा, अभी मैंने आपको दिखाई थी ना एक फास्ट एक चलती है जिसमें बिजनेस और बिजनेस डिस्काउंट देख रहे थे, तो आपका सेम कोड यहाँ से मैं कोई डिप्लॉय कर सकता हूँ, जिंदगी की आसान कर देता है। फिर क्या है? स्टैंडर्ड बेस बेस्ड ऑन एंड फुली कंपैटिबल विद ओपन स्टैंडर्ड फॉर एपीआई। ओपन एपीआई स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे थे, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे एनिमल के साथ, तो जितने आप एंड पॉइंट बनाएंगे, ओपन एपीआई एक स्टैंडर्ड है स्कीमा लिखने का, उसके ऊपर लिख देता है। स्वैगर भी जो है आपके पास से मॉक सर्वर हमारे पास चल रहा होता है, वो इसकी बदल होता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात देखें, ओपन एपीआई प्रीवियसली नॉन एज स्वैगर, पहले हम इसको स्वैगर कहते थे, अब ये क्या है? जैसन स्कीमा रिटर्न करता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है आपके एलएम या एजेंट के साथ। अगर मैं आज अपनी एपीआई तमाम एपीआई से कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है? स्कीमा टूल कॉल है कि कौन सा राउटर कॉल करना है, तो उसका टूल कॉल का जो स्कीमा है वो स्कीमा हम लिखते हैं जैसन लिखते हैं, और वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है? ओपन एपीआई स्टैंडर्ड। तो इतनी सारी चीज़ें, दुनिया का फास्ट तरीन आपका फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद बहुत एफिशिएंट, सीखना बहुत आसान है, इसके अंदर एरर हैंडलिंग सारे सॉल्व कर दिए, और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मॉक सर्वर बना के दे देता है, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन लिख के दे देता है, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन लिख देता है। जितने कॉम्प्लेक्स काम थे सारे काम इसने आसान कर दिए। तो एपीआई बनाने में जो आपके 200 दिन लग रहे थे, वो आप 2 दिन में कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फास्ट आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कोडिंग बहुत आसान है। हम लोग VS कोड के ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे यूवी के प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं और उसको VS कोड या कर्सर पे ओपन कर लेंगे। तो आपने एक नॉर्मल फोल्डर बना के VS कोड पे ओपन कर लिया। अच्छा, अब इसको यूवी के प्रोजेक्ट से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि अभी देखें ना डबल फाइल नहीं है, तो यूवी का प्रोजेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं दोस्तों? यूवी इनिट। तो हम कंसोल में जाके लिखते हैं यूवी इनिट, खुद ही कर जाते हैं। तो यहाँ करते हैं यूवी स्पेस इनिट, इंटर। ठीक है, सारी फाइल इनिशियलाइज हो गई। लेफ्ट साइड पे दिखा दें, जरा जूम करके ताकि हम देख सकें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपके पास लेफ्ट साइड पे गिट इग्नोर पाइथन वर्जन हेलो सब चीज़ें फाइल। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला हम काम क्या करते हैं? नेक्स्ट वाला काम ये है कि हम अपना कोड करते हैं। कोड की फाइल का नाम हम रख लेते हैं, जैसे इन्होंने हेलो रखा हुआ, हम ऐप रख लेते हैं, एप्लीकेशन का नाम।
ऐप के अलावा मैं कुछ और नाम रखना चाहूँ वो भी रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कोड क्या है। सबसे पहले मुझे यूवी के अंदर फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी है। तो हमने कहा यूवी ऐड फास्ट एपीआई डबल कोटेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड। तो फास्ट एपीआई आपने इंस्टॉल कर दी। क्या चीज? हाँ, स्टैंडर्ड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड वाली चीज़ चाहिए। तो एपीआई हमारे पास स्टैंडर्ड क्या हो गई है भाई, इंस्टॉल हो गई। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपना project.toml में आप देख लीजिएगा, डिपेंडेंसीज के अंदर आप देखें फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड आपके साथ है। तो दिस मींस कि आपके पास ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। यूवी आप सबने करा हुआ है ना, तो PHP फाइल आपको अच्छी तरह आती है। प्रोजेक्ट वाली बनाते तो वो भी आपको पता है कि वो SRC के फोल्डर में सारी चीज़ें आपकी मर्जी जान। तो हमने यूवी लिख दिया। हमने कहा फ्रॉम फास्ट एपीआई, क्लास का नाम क्या है, फास्ट एपीआई। अच्छा, आप काम देखें। अब मैंने ऐप के नाम का क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट। ऐप के नाम का क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं दोस्तों, हम चाह रहे हैं एक नॉर्मल फंक्शन होगा जैसे आपकी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट का मेन पेज होता है, उसको हम कहते हैं बैकस्लैश रूट फोल्डर या रूट पाथ। तो जैसे रूट पाथ आएगा, हम कह रहे हैं कि आप रिटर्न क्या करना, प्रिंट हेलो दिस इज रूट। अच्छा, इसी तरह एक और फंक्शन, बल्कि पहले ये चला के देखते हैं। इसको चलाने का तरीका है, यूनिकॉर्न से नहीं चलाएंगे हम, इसको चलाएंगे रूट करते हैं। हम चलाएंगे यूवी रन, ठीक है। अच्छा, अब रूल सीखते हैं पहले। रूल नंबर 1, यूवी रन के बाद फाइल का नाम आता है विदाउट एक्सटेंशन। हमारी फाइल का नाम क्या है, मैं नहीं आएगा, तो हम क्या कर देंगे, फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐप। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ऐप कॉलन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लाइन नंबर 3 में अगर या 2 में देखिए, लाइन नंबर 3 में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऐप। तो कॉलन के लेफ्ट साइड पे फाइल का नाम आता है, कॉलन के राइट साइड पे जो आता है वो ऑब्जेक्ट का नाम आता है। तो मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ यूवी रन, एक सर्वर आपने अब करना है, ऐप आपके पास यानी फाइल का नाम है, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, ऐप। अच्छा, इसके बाद अब इसमें प्रॉब्लम आएगी, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। फाइल का नाम आप क्या कर दिया आपने, फास्ट अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर ऐप कॉलन, और कॉलन के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद माइनस माइनस रीलोड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसको चला दें। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ कि डायरेक्टली इतना नहीं चलता, फास्ट एपीआई का सर्वर है। तो फास्ट एपीआई को चलाने के लिए यूनिकॉर्न के सर्वर से हमें चलाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा वहां पे जाइएगा, अब एरो की दबाएं, इसके एक और नीचे, ओके। यहाँ पे रन के फौरन बाद आएगा यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न ये आपके पास सर्वर चलाने के लिए एक सर्वर, यूनिकॉर्न सर्वर बना, जो आपका एक सर्वर आप होगा और सारे रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास जाते हैं। तो फास्ट एपीआई तो फ्रेमवर्क है, लेकिन उस फ्रेमवर्क को चलाने के लिए जो सर्वर का नाम है वो क्या है, यूनिकॉर्न, ठीक है। तो अब चलाते हैं, चल गया। चलने के बाद दोस्तों क्या आ गया है, आपके पास ऊपर आएगा लोकल होस्ट का यूआरएल आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब इसको जरा जूम करके दिखाएं, आप साइड के ऊपर देखें हेलो वर्ल्ड जो मैसेज का वो आ रहा है, क्या रहना है, क्योंकि हमें करवाना पड़ेगा रिटर्न प्रिंट। तो रीलोड का भी फायदा है कि सर्वर चलता रहेगा और उसके अगेंस्ट हम जो भी चीज चाहते हैं। तो प्रिंट को हटा के हमने क्या कर दिया, रिटर्न। रिटर्न के अंदर डिक्शनरी भी दे सकते हैं, टैग्स भी दे सकते हैं, एचटीएमएल रिस्पांस भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा क्या दे दिया, तो सिर्फ नहीं मैसेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आपके पास डबल कोटेशन में एक स्ट्रिंग चले। अब कंट्रोलाइज करें और वहां पे जाके रिफ्रेश करें, देखें दोस्तों मैसेज रिटर्न हो गया। अच्छा, आपने सिंपल सा काम किया, दोबारा रिपीट करते ताकि आपको महसूस हो। आपने सबसे पहले फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई क्लास,
तो ज़रा कोड पे आए, पहला वाला काम देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो फास्ट एपीआई क्लास इंपोर्ट की है उसको इस्तेमाल करते हुए ऐप के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना। तो नॉर्मली ऐप के नाम पे ही बनाते हैं स्टैंडर्ड, बाकी कुछ और भी कर सकते हैं। फिर एक चीज नोट करें, नॉर्मल एक फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न करता है हेलो दिस इज रूट, लाइन नंबर 8 के अंदर रिटर्न प्रिंट हम कंसोल में देख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो मेन चीज क्या है, लाइन नंबर 8, तो आई थिंक लाइन नंबर 7 को रिमूव कर देता है कम से कम 2। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, फंक्शन तो नॉर्मल बना है दोस्तों, है ना, फंक्शन तो नॉर्मल बना, इस फंक्शन को हमें कनेक्ट करना है इसके साथ फास्ट एपीआई के राउट के जो प्रोटोकॉल होते हैं या एपीआई के जो प्रोटोकॉल होते हैं। हमारे पास कुछ मेथड हैं रिक्वेस्ट भेजने के, क्लाइंट से जब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है हम 4 तरीके तो इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल इसके अलावा भी होते हैं। तरीका नंबर 1 होता है गेट मेथड। गेट मेथड में आप जो भी डेटा भेजेंगे वो यूआरएल में नजर आ रहा है। दूसरा होता है पोस्ट मेथड, जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड भेजते हैं क्या आपको यूआरएल में नजर आता है आपका यूजर नेम पासवर्ड? नहीं। तो जो भी चीज छुपा के भेजी जाती है वो पोस्ट मेथड से। किसी चीज को अपडेट करना हो तो पुट मेथड इस्तेमाल होता है, किसी चीज को डिलीट करना हो तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? डिलीट मेथड। तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसके जरिए क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, कनेक्ट। इस वक्त अगर मैं ब्राउजर आपको दिखाऊं, ब्राउजर हमारा क्लाइंट है, ब्राउजर क्या है दोस्तों हमारा क्लाइंट। इस क्लाइंट के ऊपर जरा मैग्नीफाई करके मुझे एड्रेस बार दिखाइएगा ताकि हम सब देख सकें। तो विंडो प्लस टॉप के ऊपर जो यूआरएल विंडो प्लस होता है, इस यूआरएल को कहीं कॉपी पेस्ट करके जूम करके दिखा सकते हैं। देखिए एड्रेस बार पे क्या लिखा हुआ है, आपके सर्वर का नाम, सर्वर का नाम क्या है 127.0.0.1, कॉलन पोर्ट का नाम क्या है 8000। तो ये आपके पास सर्वर, सर्वर के बाद जब आप डालते हैं ना बैकस्लैश या स्लैश नाम भी डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जो पेज है ये आपके पास क्या है यूआरएल। अच्छा अब ये यूआरएल जब मैंने यहाँ पे ब्राउजर, तो ब्राउजर में जैसे जाके मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ब्राउजर हमारा क्लाइंट, दो कंप्यूटर है, एक ब्राउजर, ये ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजेगा किसके ऊपर दोस्तों, आपके यूनिकॉर्न सर्वर इस आईपी एड्रेस। तो जब वो यूनिकॉर्न सर्वर पे आती है तो ये रिक्वेस्ट देना वहां आई होगी, आप कंसोल पे आए, तो हमारे कोड की जो कंसोल से थोड़ा सा ऊपर करें, देखें रिक्वेस्ट आई गेट मेथड से, ये देखिए मेथड से दिखी, ये तो पहले मैसेज था 200 स्टेटस, देखें बैकस्लैश की रिक्वेस्ट आएगी और ब्राउजर की जो आईपी एड्रेस है वो देखें आप चेंज हो गई। तो रिक्वेस्ट भेजने वाली जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस क्या है 127.0.0.1, सर्वर की पोर्ट क्या है 8000, क्लाइंट की पोर्ट क्या है 5000 है, जो भी आपके पास क्या है हाँ, तो ये किसकी है क्लाइंट में। तो दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह ना आप गूगल क्रोम से भी रिक्वेस्ट भेजिए ना, आप जरा दूसरे ब्राउजर से भेजिए, आप देखेंगे कि आपकी पोर्ट चेंज हो जाएगी, तो आपका सर्वर यूनिकॉर्न का सर्वर से ज़्यादा फास्ट है का सर्वर। इस सर्वर के ऊपर हम मुख्तलिफ ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो अब देखें रिक्वेस्ट, अब वहाँ पे देखें रिक्वेस्ट आएगी, डेटा तो आ गया, वहाँ रिक्वेस्ट जाके देखें सबसे नीचे आ गया क्या जाने रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुल। ये देखिए रिक्वेस्ट आई, आईपी एड्रेस क्या है इसकी सेम चेंज, आईपी सेम है, आईपी से पोर्ट चेंज, पोर्ट चेंज ठीक, क्योंकि एक ही कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर मुख्तलिफ पोर्ट सब कैसे है, इसका मतलब है आईपी चेंज हो गई ना, एक भी चीज चेंज हो गई है, पोर्ट भी चेंज हो गई है, मीन मशीन चेंज हो गई। तो हमारे पास जब मैं ओपेरा या दूसरे ब्राउजर से सफारी से रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो उसकी पोर्ट अलग आती है, और इसको मुझे पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट टाइम टनल देखा था हमने, लास्ट क्लास में टनल देखा था,
देखा था नहीं देखा था? अच्छा एक काम करते हैं, उसकी ना पोर्ट को भी फॉरवर्ड कर दें दोबारा से, ताकि पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाए। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, डॉटेड पे पोर्ट्स पे जाके फॉरवर्ड पोर्ट 8000 एंटर, अलाउ, कोई विंडो वगैरह खुली। अच्छा देखिए कुछ आ जाएगा थोड़ी देर, यस इसको तो यार ठीक कहते हैं। अच्छा अब ये यूआरएल जो अभी जनरेट कर रहे हैं शहजाद, ये आप सबके पास आ जाए, और अभी हम प्रूफ करते हैं कि आप सब रिक्वेस्ट भेजेंगे, हर बंदे के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस मेरे पास आ, ठीक है? तो आपने एक सर्वर बना दिया जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर पाएगी। अलग अलग कनेक्ट हो जाए। लास्ट क्लास में हो गया था ना? अच्छा तब रनिंग सक्सेसफुली। हम फिर दोबारा देखें क्या आ रहा है, कोई और चीज आ रही है, इंटरनेट पे चल रहा है नहीं। अच्छा ये चीज तो आपको आती है ना, कर लेंगे ना पोर्ट फॉरवर्ड। तो मुझे अगर प्रूफ करना हो ये यूआरएल आप सबको दूं, आप सब जब उस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, हर बंदे की कंप्यूटर की आईपी एड्रेस मेरे पास है, ठीक है? तो मींस आप सब इस रिक्वेस्ट को, इस सिस्टम को इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि कर ही लेते हैं ताकि आप लोग जब करें तो ऐसा सिस्टम आप अपने कंप्यूटर को ही इंटरनेट के साथ चैनल बना के पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर दें। तो आप लेकिन चलिए इंटरनेट अब दोबारा से वही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं पोर्ट को, ठीक है? वहाँ पे आई थिंक क्या मांग रहा है, कंफर्म एक्सेस, पासवर्ड मांग रहा है। जो भी आ रहा है नेक्स्ट ही करना है, इसके अलावा तो कोई और नहीं, ठीक है? हो गया? नो प्रॉब्लम। तो जूम आउट करते हैं, ये दोबारा क्लिक करें पोर्ट फॉरवर्ड पे 8000, ठीक है? enable to 8000 the port host may not be available। करें नेक्स्ट, जब देखिए नेक्स्ट पे कुछ और आ रहा है, नेक्स्ट हो रहा है, आना तो चाहिए था यहीं पे। दूसरे टैब पे क्लिक करके दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, दूसरे टैब पे क्लिक करें टर्मिनल पे, अब इस पर आए, वापसी पोर्ट पे आते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर चलाते हैं। अब उसको पोर्ट देखते हैं 8000, रीलोड हटाना पड़ेगा शायद। यहाँ के बाद फिर यूआरएल पे चीज आ गई, जनरेट क्या है, न्यू पर्सनल एक्सेस को वो कंप्लीट भी करता है। पोर्ट 9000 करना, माइनस पोर्ट चलिए 9000, अब 9000 की पोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे।
फिर भी नाम लिख के चलो। आप में से किसी का हुआ? ये क्या दे रहे हैं? कोड कॉपी कर दिए, कोड काम का कोड कॉपी कोड लिखा योर कोड। हाँ वो कोड यहाँ पे वो कोड था यूज। ओके करें कंटिन्यू। वो कोड यहाँ डालें। वो नोटिफिकेशन पे आ रहा था वो कोड। अल्लाह करे मुझे। तो इतना भी काम आपको आ गया ना, आप बहुत सारी पेज बना के दुनिया के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। मैं प्रोसेस है वहाँ से वो होगा तो फिर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। गाइडेंस चल रही है। बोला अच्छे से अच्छा 1 घंटे में बना। 1.5 घंटे में या तो ये सारा चैट जीपीटी से बनवा रहा हूँ, कुछ तो है। फिर वो मयारी एजेंट नहीं होगा ना, अपने जैसा खसी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कभी नेक्स्ट क्लास में आना। ये गया भी नहीं होगा कभी फाइबर अपॉन। अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए वहाँ पे यूआरएल आ रहा होगा कोड के साथ। इसको ओके करके फिर जो भी आएगा दूसरी तरफ उसको टैब पे क्लिक करके टर्मिनल पे फिर दोबारा पोर्ट पे आए। अब पोर्ट पे आए
carry the port forward to begin process and I'm going to QB. फॉरवर्ड पोर्ट पे क्लिक करिए एक बार 9000। अच्छा यार ये कर लोगे आप लोग का आपका लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल किया था। यस सर, अभी ख़त्म करें ये काफ़ी लोग मुझे बना के लिंक शेयर कर रहे हैं। बहुत टाइम लगा रहे यार। यहाँ तो चलिए रिफ्रेश इसको पहले सक्सेसफुली करके आना लगा वो ऐड था उसके बाद में करती है। $9,001 की एक पोर्ट चला रहा है, वही क्या फिर भी नहीं हो रही। क्या चीज़ किसके पास हो गई? दो तीन बार में एड्रेस पर चल गया। क्या बात है, आप सब देखिए इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा किसका चल गया है? लैपटॉप पे नहीं है, आपको लैपटॉप करना है। भाई सर झुका के जा रहे हो, मैं तो पहुंच भी दिखाना गया। चाह रहा हूँ कि देखें इसकी URL के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो HTTP अच्छा जब पोर्ट जनरेट हो जाती है तो पोर्ट के बराबर में ही आपके URL आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अच्छा ये लिंक जो है कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दो सबके साथ। ये लिंक कॉपी करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करें। अच्छा अब आप लोग जरा इसके ऊपर क्लिक करें, दो तीन लोग भी क्लिक कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे वहां दिखाओ कंसोल जो तुम्हारी खुली है ना, आप चेक करके कितने लोग यूज कर रहे हैं। टर्मिनल पे आओ, नेक्स्ट सेकंड लास्ट टाइम देखो अब ये रिक्वेस्ट जितने लोग डॉक से भेजेंगे स्क्रॉल डाउन करते जाओ, आ रही है रिक्वेस्ट, 4 लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी। आईपी एड्रेस आ रहा है कि चलो तुम्हारी एक ही आईपी एड्रेस है, अलग अलग है? एक ही है ना। अभी देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहो। खोला आप में से किसी ने? वो गिटहब से लॉगिन मांगेगा ना, हाँ गिटहब से लॉगिन करो और तो आपके गिटहब पे मांगना वैलिडेट कर रहा है गिटहब। तो गिटहब से जैसे अपना लॉगिन कर आपको हुआ कि आपको आगे दे देगा प्रोसेस। अच्छा दिखाने का मकसद ये है कि इतने सारे कंप्यूटर्स इस सर्वर से कनेक्ट हैं और ये यूनिकॉर्न फास्ट एपीआई का सर्वर है। बैकएंड के ऊपर जितनी सर्वर मैनेजमेंट है वो भी परफॉर्म करवा सकते हैं। आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, तो जितने लोग इसको यूज करेंगे उनकी डिटेल यहाँ आती रहेगी। किसका हुआ कनेक्ट? किसी के पास यूआरएल खुला है? अभी तक तो मुझे दिखा रहा है कि नहीं खुला, क्योंकि आईपी एड्रेस अभी तक सेम आ रहा है। जी खुला है किसी के पास? क्या करना है? एक्सेस डिनाई। चेक करो पब्लिक का कुछ है यहाँ पे, ये देखो प्राइवेट को पब्लिक कर पा रहे। स्टॉप चेंज हो गया, प्राइवेसी पब्लिक चैलेंज। अब बिस्मिल्लाह पढ़ें, करें क्लिक, वहाँ पे आओ यूआरएल पे, वो टर्मिनल पे आओ। आ गई ना, देखो आ रही है रिक्वेस्ट, देख रहे हैं रिक्वेस्ट आती दिख रही है। अब इसको जरा जूम करके दिखाओ, हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग आ रहा है। क्या बात है, आपने नेटवर्किंग के भी चैंपियन होगा, आपको पता नहीं चला है ना। आपने सर्वर बनाया, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर दिया, लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यहाँ रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है।
तो जितने लोग अपने अपने मोबाइल फेसबुक पे जैसे सर्वर चल रहा है, जितने लोग फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो डेटा आ रहा तो बैकएंड पे इतना लॉग जनरेट हो रहा है, वो सक्सेसफुल हुआ है, फेल हुआ है, सारी डिटेल मेरे पास आ रही, देखिए आईपी एड्रेस आते जा रहे हैं 237 234 मुख्तलिफ आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही, तो कितनी मैनेजमेंट मैं कर सकता हूँ, प्लीज सोचें। है कुछ भी काम नहीं, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ लें तो आपके सर्वर और क्लाइंट पूरा नेटवर्क बना दें और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो आप